हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्रिया शारीर। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद। तो आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति हुई है आयुष और वेद से। यह है वैदिक शब्दकोश का रेफरेंस। अब पढ़ते हैं हम आयुर्वेद की निरुक्ति। सबसे पहले सुश्रुत की निरुक्ति पढ़ेंगे। तो सुश्रुत ने इति बोला है, तो इति सुश्रुत का शब्द है। और इसके अलावा काश्यप काश्यप जो है वो बच्चों के लक्षण देखते हैं, तो या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके लक्ष्य रहते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो आयुर्वेद की निरुक्ति है जिसमें लक्ष्य आया है वो काश्यप ने लिखी है। फिर आती है आयुर्वेद की परिभाषा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। चरक ने सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर के 41 श्लोक में बताया है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च युक्तम आयुर्वेद से उच्यते। इसके बाद आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा देखते हैं। आयुर्हिता हितम, तो ये शुरू की है भाव प्रकाश ने। ठीक है, जैसे हम बीपी देखते हैं। ठीक है, बीपी आयु हिता हितम वाला हो गया, उसमें आयु पहले बोली गई है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं प्रयोजन। तो आयुर्वेद के दो प्रयोजन है, पहला है चरक का, दूसरा सुश्रुत का। तो पहले चरक का प्रयोजन देखते हैं। तो चरक ने एक तो तंत्र का प्रयोजन अलग बोला है और आयुर्वेद का प्रयोजन अलग बोला है। आयुर्वेद का प्रयोजन है वो चरक ने लास्ट चैप्टर में बोला है, सूत्र स्थान के जो 13 चैप्टर में है। जबकि जो प्रयोजन है तंत्र का वो पहले चैप्टर में बोला है। तो तंत्र का सिंपल प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया, और आयुर्वेद का प्रयोजन हम सबको याद रहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अब जो चरक थे वो दिनचर्या पे ज़्यादा काम करते थे, तो जो स्वस्थ व्यक्ति थे वो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनके पास आते थे, और विकार वाले जो व्यक्ति हैं, रोगी व्यक्ति है, वो बाद में आते थे। इसका जस्ट अपोजिट है सुश्रुत। सुश्रुत ने भी आयुर्वेद के दो प्रयोजन बोले हैं, पर पहला उन्होंने बोला है व्याधि उपसंश्रष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष। मतलब जिस व्यक्ति को व्याधि है उसकी पहले चिकित्सा करें, फिर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो सुश्रुत के पास जो आते थे वो सर्जरी करवाने आते थे, तो जो बीमार आदमी आते थे वो आते थे। इसीलिए सुश्रुत का याद करेंगे हम कि जो व्याधि वाले व्यक्ति है वो पहले आएंगे, जबकि चरक पहले स्वस्थ व्यक्तियों का स्वास्थ्य की रक्षा करता था। बाकी सुश्रुत ने जो है पहले चैप्टर में अपना प्रयोजन बता दिया आयुर्वेद का, और चरक ने लास्ट चैप्टर में बताया। ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद का हमें सबसे पहले पता है कि चरक के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेडिसिन। तो चरक ने सबसे पहले बोला है काय को। सुश्रुत के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सर्जरी, तो उसने सबसे पहले रखा है शल्य को। शालाक्य को दोनों ने सेकंड नंबर पे रखा है, और थर्ड नंबर पे एक्सचेंज कर दिया है। जैसे चरक ने शल्य को थर्ड पे रख दिया, तो सुश्रुत ने भी काय को थर्ड पे रख दिया। फिर हम आगे के तीन के लिए ट्रिक रखेंगे। वी भू को, विषगर, भूत विद्या और कुमार भृत्य। सुश्रुत ने बस कुछ नहीं किया, भूत विद्या को पहले ले आए, कुमार भृत्य को आगे ले आए, और विषगर विरोधी को अगत तंत्र बोल के छठे नंबर पे ले गए। रसायन और आठवां जो रहेगा वो वाजीकरण सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके बाद वाग्भट का तो हम श्लोक याद रखते हैं। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावृषान। ठीक है, इसमें बस याद रखना है शल्य को उसने जो वाग्भट है उसने फिफ्थ नंबर पे रखा है, और ग्रह रोग की चिकित्सा बताई है। ऊर्ध्वांग से उन्होंने शालाक्य का वर्णन किया है। फिर हम पढ़ते हैं निरुक्ति किसकी, आयु की। तो आयु की निरुक्ति है आयु इति जीविता काल शब्दकोश की है। फिर अब पढ़ते हैं आयु की परिभाषा, जो चरक ने बोली है सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के 42 श्लोक में। परिभाषा क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, इन सब के संयोग को क्या कहेंगे, हम आयु कहेंगे। तो इन चार चीज़ों के संयोग को आयु कहेंगे, और इनके पर्याय बताए हैं धारी, जीवितम, नित्य और अनुबंध। ठीक है, ये चार पर्याय हो गए। इसके अलावा सूत्र स्थान के लास्ट चैप्टर में चेतनानुवृत्ति एक और पर्याय उन्होंने ऐड कर दिया है। अब जैसे जो हम नित्यक पढ़ते हैं वो काल का भी भेद है, नित्यक और आवस्थिक। ऐसे ही आयु का भी भेद है, नित्यक। सेम दोषों के भेद होते हैं, अनुबंध है और अनुबंध। तो जो अनुबंध है वो आयु का भी पर्याय है। अनुबंध है वो होते हैं जो प्रधान रहेंगे। ठीक है, फिर आयु के चार टाइप देखते हैं। चरक ने चार टाइप हमने पढ़ाई है, जो आयु का श्लोक है हिता हितम सुखम दुखम। तो पता चलता है आयु की चार टाइप उन्होंने सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में बता दिए हैं, परंतु इनका उन्होंने वर्णन किया है लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो चार टाइप की आयु बताई है चरक ने, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। जबकि सुश्रुत ने तीन ही आयु बताई है कि आयु या तो बड़ी होगी, या छोटी होगी, या मध्यम होगी। तो सुश्रुत की आयु तीन टाइप की, चरक की आयु चार टाइप की। अब हम पढ़ेंगे सुखायु और असुखायु के लक्षण।
तो जो इसमें हमें याद करना है वो है, सुख आयु में ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होती है, अहित आयु में भी यही लक्षण बताया है, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों में कॉमन बताया है। और इसमें स्पेसिफिक कौन सा है, सत्यवधनी। तो जब हम सत्य बोलते हैं तो उसमें सभी का हित होता है, ठीक है, सिर्फ हमारा हित नहीं होता, सभी का हित होता है, इसीलिए सत्यवादीन हितायु में आएगा। अब हम पढ़ते हैं सीधा स्वस्थ। तो स्वस्थ की जो परिभाषा है जो हम याद करते हैं, सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। ये हम याद करते हैं, सुश्रुत का रेफरेंस है 15 चैप्टर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान अध्याय में दिया है। तो अध्याय नंबर 15, अध्याय का नाम दोष धातु मल क्षय वृद्धि है। इसमें याद रखना है सबसे पहले दोष, फिर अग्नि और फिर धातु की साम्य अवस्था। ट्रिक याद रखेंगे डेड से, ओके। अब हम पढ़ेंगे दोष। तो दोष की परिभाषा, दोष लोग याद करेंगे या दो जो छोटे से कोटेशन है, दुष्यंति इति दोषा चरक का और दूषणात् दोषा शारंगधर का। तो जो दूषणात् दोषा धारणात् धातुव मलिनीकृत मल वो शारंगधर का श्लोक है, ये रेफरेंस याद रखेंगे। और जो इति बोला है वो चरक ने बोला है दोषों में। अब शारीरिक दोष 3 होते हैं, सभी को पता है, बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है रेफरेंस। तो जो वायु बोला है, चरक ने हर चीज़ों को सिंपल रखा है तो उन्होंने बस बात को वायु बोल दिया है। सुश्रुत क्या करते हैं, हर चीज़ को सर्जरी वाले हैं कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, तो उन्होंने कफ को सिर्फ कफ ना बोल के श्लेष्मा बोल दिया है, और वायु को भी वात लिखा है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और संस्कृत के शब्द यूज़ किए हैं तो सुश्रुत ने किए हैं, वात और श्लेष्मा। अष्टांग हृदय क्या थे कि नंबर्स का याद रखते थे, तो उन्होंने 3 जो टर्म्स है, जो नंबर है वो ऐड किए हैं, तो त्रयो वाला श्लोक हो जाएगा अष्टांग हृदय का। और जो बच्चे होते हैं उनको सारी चीज़ें एक ही शब्द में चाहिए होती हैं, तो वात पित्त कफा वाला एक ही शब्द वाला श्लोक है वो काश्यप का है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो रहता है वो रेफरेंस ही रहता है, तो उसकी ट्रिक रहेगी। फिर हम पढ़ेंगे मानसिक दोष। मानसिक दोष हम जानते हैं रज और तम ही होते हैं, और इनमें भी प्रधान कौन सा होता है, रज प्रधान होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पंच महाभूतों का दोष संबंध, ठीक है। तो 3 दोष वात पित्त और कफ। पंच महाभूत में वायु और आकाश, वायु वायवाकाशाभ्याम वायु, आग्नेय पित्तम और अम्बा पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, ठीक है। ये हो गया दोषों से संबंध। ये वाला कोटेशन हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अष्टांग हृदय का कोटेशन है, ठीक है। ऐसा ही एक और कोटेशन है उत्पत्ति और व्युत्पत्ति का। इसमें कंफ्यूजन ये रहता है आग्नेय पित्तम होगा या पित्तम आग्नेय रहेगा। तो हम जब किसी भी चीज़ की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसी चीज़ को प्रेफरेंस देंगे। तो पित्तम आग्नेय श्लोक रहेगा उत्पत्ति का, और हम जान जाएंगे किसका होगा, सुश्रुत का। जैसे वायु वात में वात्मा, तो वायु पहले लिखा है तो ये वायु की उत्पत्ति है। पित्तम आग्नेय पित्त पहले लिखा है तो पित्त की उत्पत्ति है। श्लेष्मा सौम्य इति श्लेष्मा पहले लिखा है तो कफ की उत्पत्ति है, और ये किसने बताई है, सुश्रुत ने बताई है। और अगर पित्तम बाद में आए, वायु बाद में आए और श्लेष्मा बाद में आए, ये क्या है, दोषों का संबंध है, और ये बताया अष्टांग संग्रह ने। तो चरक ने बताया है कि वात का जो स्थान है वो पक्वाशय में हुआ, पित्त का स्थान आमाशय में, और कफ का स्थान हुआ उरा प्रदेश में। तो उन्होंने इजीली चीज़ें बता दी गई हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, वात का पक्वाशय, पित्त का आमाशय और कफ का उरा स्थान में। सुश्रुत ने अलग बोला है, सुश्रुत ने एग्जैक्ट जगह का नाम बता दिया या फिर ऑर्गन्स का नाम बता दिया। तो सुश्रुत ने कहा वात होगी श्रोणी में होगी और गुदा में होगी, जो पित्त होगा वो पक्वाशय के या आमाशय के मध्य में होगा, और कफ रहेगा उसका स्पेसिफिक आशय आमाशय बता दिया, ठीक है। तो कफ को आमाशय में, तो पित्त को कहाँ भेज दिया, पक्वाशय और आमाशय के बीच में। वात को पक्वाशय में ही रखा, बट स्पेसिफिकली श्रोणी और गुदा नाम ले लिया। फिर वाग्भट ने और ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें की, पक्वाशय की जगह पक्वाधान बोला, और पित्त का स्थान विशेषता है नाभि बोला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाग्भट ने कफ का स्थान सूत्रासुर वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा अन्य स्थान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस काश्यप ने वात का स्थान क्या बताया गया है, अस्थि और मज्जा बताया है, ये बस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे दोषों के कर्म। तो ये हमें याद है विक्षेप आदान विसर्ग। विक्षेप आदान विसर्ग हम याद रखते हैं, तो विक्षेप होगा वात का कर्म, आदान होगा पित्त का, और विसर्ग होगा कफ का। इसके अलावा जो बेसिक याद है उत्साह, उच्छ्वास निश्वास ये करना, चेष्टा करना, धातुओं की गति करना, ठीक है, ये सब काम किसके हो जाएंगे, वात के होंगे, कि धातुओं को सम रखेगा, बल मूत्र आदि के वेग को बाहर ले जाएगा। अब हम बढ़ेंगे पित्त के कर्म।
तो पित्त का हो गया, सुश्रुत ने कर्म बताया है आदान, तो विक्षेप आदान और कफ का विसर्ग। तो पित्त का जो काम है दर्शन, भक्ति या मतलब पाचन करना, ऊष्मा, ये सबको याद रहता है। क्षुद्र तृष्णा भी याद रहता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है देह में मृदुता लाना। इसका सबसे ज़्यादा कफ अपन टिक करके आते हैं, पर ये काम किसका है? पित्त का है, देह का मृदु करना। और प्रभा और प्रसाद, प्रसाद भी हम कफ का लगा देते हैं, परंतु ये किसका है? पित्त का काम है। फिर कफ का काम विसर्ग हो जाएगा। इसके अलावा स्नेह बंधन, स्थिरता, गौरवता लाना, वृषता लाना, बल लाना, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्षमा, धृति और अलोभ। ये 3 चीज़ें किसकी वजह से होती है? कफ की वजह से। इसमें भी जो धृति है उसको हम क्या करते हैं? पित्त में डाल देते हैं मेधा याद करके, पर ऐसा नहीं करना है। जो धृति है वो कफ का लक्षण है। अब हम पढ़ेंगे तीनों के गुण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वात के गुण। तो वात के गुण की सिंपल ट्रिक चरक के अकॉर्डिंग याद रख लेंगे। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, शल, विशद, खर, RSLSCV के। इसकी ट्रिक याद रख लेंगे। रिजर्वेशन सीट लेगा SC का विराट कोहली। ठीक है, जो विराट कोहली है वो SC कैटेगरी का है और वो क्या करेगा? रिजर्वेशन सीट लेगा। तो RSLSCV के, रुक्ष सूक्ष्म, रुक्ष शीत, लघु, सूक्ष्म जल, विशद, खर। ठीक है, अब इसमें अष्टांग हृदय ने क्या किया? अष्टांग हृदय को क्या था कि विराट कोहली का वी पसंद नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ विराट का वी हटा दिया, विशद हटा दिया। ठीक है, और बाकी सारे को सेम बताए। जो कुश हैं, कुश जो भगवान राम के छोटे बेटे थे, वो छोटे छोटे कदमों से चलते थे और चल के क्या हो गए? दारुण बन गए। तो सूक्ष्म और चल को मिला के कुश ने दारुण बता दिया। फिर अगर बात का हम रासायनिक गुण देखने जाएं तो वायु जो रहती है अमूर्त रहती है और युगवाही रहती है। ये सब बोलना है चरक का। सुश्रुत ने आशु कार्य के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो अचिंत्य वीर्य याद रखना है। ठीक है, अचिंत्य शक्ति उन्होंने प्रभाव को बोला है, चिंत्य शक्ति बोला है इसको, वीर्य को, और अचिंत्य वीर्य किसको बोला है? वात को। तो ये आपस में कनेक्टिव भी है और कन्फ्यूजिव भी है, तो हमको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है और याद रखना है। वात का मानसिक गुण हम सभी को पता है, वात जो रहती है वो रजगुण के प्रधान रहती है। अब वायु के पर्याय बहुत सारे हैं, नित्य है, सर्वत्र है, स्वयंभू है, सर्वात्मा है, पर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है तो उनमें से एक है रोग समूह राट, जो कि है वात का पर्याय है। अगर वहाँ पे ज्वर आ जाते तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो रोग समूह राट वात का भी पर्याय है। इसके अलावा जो कन्फ्यूजन वाला है वो प्रजापति है। ठीक है, क्योंकि आज काश्यप ने अन्न को प्रजापति बोला है, वैसे चरक ने वात को प्रजापति बोला है। ठीक है, वायु प्रजापति बोल दी है चरक ने और अन्न को प्रजापति बोला है काश्यप ने। ठीक है, इसके अलावा जो चरक ने विभु, विश्वकर्मा, ई विश्वरूपा है, वायु और आत्मा दोनों का पर्याय बताया है। सुश्रुत ने वायु, काल, जठराग्नि इन सभी को भगवान बोला है। किस किस को? वायु को, काल को और जठराग्नि, इन 3 चीज़ों को। अगला दोष हम पढ़ते हैं पित्त। तो पित्त के गुण है सस्नेह है, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सरकटु। इसका ट्रिक है सूटदास का पित्त। ठीक है, जो हमारे सूरदास थे वैसे ही हमारे एक सूटदास है, उनका पित्त। तो स्नेह है, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर्व और कटु, इन सब का पित्त है। अब इसी में वाग्भट ने क्या किया? वाग्भट ने कटु और अम्ल का की जगह पे क्या कर दिया? लव कर दिया। ठीक है, सूटदास का लव बोल दिया पित्त को, तो कटु और अम्ल की जगह लघु और विस्र बोल दिया। और सुश्रुत ने तो जो विशद गुण है और लाघव गुण है, ये दोनों गुण पित्त में भी बता दिए। तो जब हम विशद गुण पढ़ते हैं तो वो वात का भी है और पित्त का भी है। पित्त का किसने बोला है? सुश्रुत ने। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वात का रासायनिक गुण। तो वात जो रहते हैं उसकी गंध हमें पता है विसर्गंधी रहती है, और सुश्रुत जो रहते हैं वो पस में काम करते हैं, क्योंकि सर्जरी हम कराते हैं जब हमारे में पस स्टोर हो जाता है। तो सुश्रुत ने बोला पित्त जो है वो पुदिगंधी है और वाग्भट ने विसर्गंधी बताया। उसका वर्ण जो बताया, प्राकृत वर्ण तो है नीला पीला होगा। ठीक है, पित्त का प्राकृत वर्ण नीला होगा और विकृत वर्ण हरित रहेगा। प्राकृतिक रस कटु रहेगा और विदग्ध अवस्था में अम्ल रस रहेगा। ठीक है, मानसिक गुण हमें पता है सत्व गुण प्रधान रहता है पित्त का। ठीक है, फिर है पर्याय। वैश्वानर इंपॉर्टेंट पर्याय है क्योंकि ये अग्नि का भी पर्याय है। ठीक है, फिर है कफ के गुण। कफ के गुण इजी है, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिला। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो MSP लगाई थी वही इसका ट्रिक है, गवर्नमेंट की MSP। ठीक है, फिर है स्निग्ध, शीतो, गुरु, मंद, श्लक्ष्ण, मृत्सन, स्थिर कफ है। तो अष्टांग हृदय ने क्या किया?
जो हमारा एमपी था उस एमपी का एमएमएस बना दिया। ठीक है, तो एमपी कौन कौन थे इसमें? मधुर, मृदु और पिच्छिल। एम से मधुर और मृदु, पी से पिच्छिल, इसका क्या बना दिया? एमएमएस, मंद, मृदसन और लक्षण। ठीक है, तो भागभट्ट ने एमपी का एमएमएस बना दिया कफ में। अब हम कफ के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो प्राकृत अवस्था में जो कफ रहेगा वो मधुर रस का रहेगा और विदग्ध अवस्था में होने पर वो लवण हो जाएगा उसका रस। सेम उसका जो प्राकृतिक अवस्था में कफ है उसका काम क्या है? शरीर को बल प्रदान करना या ओज होना, जबकि विकृत अवस्था में वही कफ है वो मल या पापमा कहलाएगा, ऐसा बोलना है चरक का। मानसिक गुण देखते हैं तो कफ कफ बढ़ने से नींद आती है, तो तमोगुण प्रधान होता है कफ। तमोगुण अधिका स्वादु विदग्धो लवण भवेत, मतलब अगर नॉर्मल है तो प्राकृत अवस्था में तो स्वादु और विदग्ध अवस्था में तो लवण हो जाता है। ये शारंगधर ने भी बोला है, सुश्रुत ने भी बोला है और शारंगधर ने भी बोला है। अब तीर्थाचार्य जी हैं, उन्होंने दोषों के प्रकोप के रीजंस बताए हैं। तो बेसिक रीजंस है, वात क्यों बढ़ता है या प्रकोपित होता है? तो व्यायाम से, अवतर्पण से, वेग के विधारण से, नॉर्मल चीज़ों से। और पित्त भी क्यों बढ़ता है? कटु अम्ल विदाही सेवन से, तीक्ष्ण द्रव्य का सेवन से, इंपॉर्टेंट इसमें है उपवास करने से। तो जब भी हम उपवास करते हैं तो हमारा पित्त प्रकोपित होता है। ठीक है, और स्त्री संपर्क से। कफ का हमें पता है कि गुरु, मधुर रस, स्निग्ध द्रव्य खाएंगे, दूध या इक्षुरस से बने पदार्थ खाएंगे या मालपुए खाएंगे तो कफ प्रकोपित होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन। ठीक है, तो चरक के अकॉर्डिंग संचय, प्रकोप, प्रशमन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो आप नॉर्मल ऋतुचर्या में ऋतुएं याद करते हो उसी ऑर्डर में उनको लगाना है। जैसे हम ऋतुचर्या में पढ़ते हैं कि ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद हमेशा शरद आती है। तो वात में बस आपको प्रकोप याद रखना है कि वात का प्रकोप वर्षा में होता है, पित्त का शरद में और कफ का वसंत में। फिर दिनचर्या के अकॉर्डिंग उसके आगे और पीछे की ऋतु लिख देंगे। तो दिनचर्या में ऋतु में वर्षा से पहले ग्रीष्म आती है, वर्षा के बाद शरद आती है। सेम पित्त में करेंगे, शरद से पहले वर्षा आती है, शरद के बाद हेमंत आती है। इसमें बस डिफरेंस सिर्फ कफ में रहेगा कि हम पढ़ते हैं बसंत से पहले शिशिर आती है, परंतु चरक ने बोला है कि कफ का जो संचय वो हेमंत ऋतु में होता है और बाद में ग्रीष्म आती है। वहाँ तक सही है, बस जो तुम्हारे कन्फ्यूजन की एक जगह है वो है कफ के संचय का। चरक ने बोला है कि हेमंत में होती है और वाग्भट ने नॉर्मल बोला है कि एक ऋतु पहले यानी शिशिर में होता है। दोषों का निर्हरण काल हम सबको पहले से पता है कि वात में हम बस्ती कब करेंगे? जब कौन सा काल चलेगा? वर्षा काल चलेगा। पित्त में विरेचन कब करेंगे? जब शरद होगा। और कफ में वमन कब करेंगे? जब बसंत ऋतु होगी। अब इसी के लिए बोला है नभ नभस्य। तो नभ में क्या बहती है? नभ यानी आकाश। तो आकाश में क्या बहती है? वायु बहती है। तो वात के लिए नभ नभस्य। पित्त हमें क्या कहता है? अग्नि को सहन करने की क्षमता देता है, तो सहा सहस्य पित्त का हो जाएगा। और मधु और माधव, मधु हमारा कफ बढ़ाता है, तो मधु माधव किसके लिए हो गया? कफ के निर्हरण काल के लिए श्लोक हो गया। ये इनके माह को बताता है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। कोष्ठ और शाखा दोषगमन हम कल से पढ़ाई करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।